नमस्कार दोस्तों। अब हम फिर से अपने मेंस के पेपर डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं। बीच में मेरा मेंस होने की वजह से हम लोग इस लेक्चर को या इस चर्चा को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपके बीच में लगातार ऐसी चीज़ें मैं देने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए प्री मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। मार्च में आपका मेंस होने वाला है, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जो नया पैटर्न है, क्योंकि इस बार एमपीपीएससी ने पेपर में कई सारे बदलाव किए हैं जो पुराने प्रश्न पत्रों में नहीं हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में पिछले प्रश्न पत्रों से बदलाव क्या है। तो देखिए, सबसे पहला बदलाव तो ये है कि पहले क्या होता था, 3 मार्कर में केवल एक शब्द लिख दिया जाता था। ठीक है, अगर मैं कहूँ 3 मार्कर की बात करूँ तो पहले 3 मार्कर कैसे होते थे कि जैसे सौदायिक असौदायिक में तात्पर्य पूछा है तो वो केवल लिख देते थे सौदायिक और असौदायिक। पूरी लाइन नहीं देते थे कि क्या तात्पर्य है, क्या उल्लेख मिलता है। पहले केवल आ जाता था कौटिल्य, बस इतना लिखा आ जाता था 3 मार्कर में, या अर्थशास्त्र, बस इतना लिखा आता था। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है कि उसने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पूछी है आपसे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो 5 मार्कर में उन्होंने क्या किया है, 5 मार्कर में उन्होंने पूरा पूरा पेज दे दिया है। पहले एक पेज पे 2 5 मार्कर हुआ करते थे और इस बार पूरा पेज 5 मार्कर में दे दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी चर्चा पर कि 3 मार्कर के क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते थे। ठीक है, तो सौदायिक और असौदायिक से तात्पर्य पूछा था, तो इसको आपको कैसे लिखना था। आपके पास 4 लाइन थी। सबसे पहले आप लिखते सौदायिक, एक तरफ लिखते असौदायिक। ठीक है, जब भी अंतर पूछे तो आपको 2 साइड लेकर के चलना है, सौदायिक और असौदायिक। ठीक है, सौदायिक में आपको ये लिखना था कि प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में कन्या को दहेज के रूप में जो चल संपत्ति दी जाती थी उसको सौदायिक कहा जाता था। चल संपत्ति का क्या तात्पर्य है, जैसे पैसे का लेन देन करना, नगद राशि दे देना या कार दे देना, या ऐसी कोई संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, उसको सौदायिक के अंतर्गत रखा जाता था। और असौदायिक का मतलब होता था कि अचल संपत्ति अगर इस कन्या को दहेज में दिया जाता था उसको असौदायिक कहते थे। जैसे घर दे देना, जमीन उसके नाम पर कर देना। तो ये चीज़ें जो है प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पूछी गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 12 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें 5 उत्तम श्रेणी के थे, 5 निम्नतम श्रेणी के थे और 2 मध्यम श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। अब जब हम पूरा पूरा पढ़ेंगे सिलेबस वाइज तब इसको और मैं बता दूंगा कि कौन सा संघ राज्य किस किस प्रकार से हुआ करता था और उनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, यहाँ केवल कितने प्रकार पूछा है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 12 लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों के नाम लिखिए। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता कुछ और नहीं बल्कि हड़प्पन वैली या इंडस वैली जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो कालीन स्थल थे, उसको ही आपको इसमें पॉइंट आउट करना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। और हुलास है ना, हुलास है, मुंडी है। तो इस तरह के जो 3 4 स्थल है ये हमारे कहाँ पाए जाते थे, उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर आपको सबसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी स्थल भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पूर्व इसके लिए हमने एक ट्रिक्स बनाई थी, डैम्स। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल देमावाद है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है और पश्चिमी स्थल कांगेडोर
है। ठीक है, तो डेम्स इसकी ट्रिक भी थी। खिलाफत का अंत जो है किस मुगल शासक ने किया और कब किया, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कब और क्यों किसने पूछा है, तो किस मंगोल शासक ने किया और कब किया, तो आपको दो बातें लिखनी है डायरेक्टली। जो प्रश्न में पूछा गया है आपको उत्तर उसी का लिखना है। आपको यहाँ पर खिलाफत आंदोलन नहीं समझाने लगना है, बल्कि आपको ये बताना है कि किस शासक ने और कब किया। तो एक लाइन में आप बता देते कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इनकी हार हुई थी, है ना, मुस्लिम साम्राज्यों की हार हुई थी, ऑटोमन साम्राज्य का दमन हुआ था। तो उसके बाद कमाल पाशा नाम के व्यक्ति ने, कमाल पाशा नाम के मंगोल शासक ने वर्ष 1924 में इसका अंत किया। ठीक है, तो कमाल पाशा ने 1924 में इसका अंत किया। मुगल काल में कबूलियत क्या होते थे, तो शेर शाह ने जब शासन किया, है ना, हुमायूं को अपदस्थ करके जब शेर शाह ने शासन किया, तो उसने दो तरह की प्रथाएं चालू करी। ठीक है, भू राजस्व को लेकर के एक पट्टा था और एक कबूलियत हुआ करती थी। पट्टा का अर्थ क्या होता था, मैं समझा देता हूँ आपको। पट्टा का मतलब होता था कि आपको जो भूमि होती थी आपकी, जो भूमि का भूस्वामी होता था, उसको सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, जैसे आप अभी रजिस्ट्री कराते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक वो प्रमाण है कि ये ज़मीन आपकी है। तो ऐसे सरकार आपको एक प्रमाण पत्र देती थी कि ये ज़मीन इतनी इतनी आपकी है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र क्या होता था, पट्टा होता था। और कबूलियत कौन होते थे, इस पट्टे की ज़मीन पर जो सरकार को भू राजस्व दिया जाना होता था उसको स्वीकार किया जाना। जैसे आज के समय में भी तौजी भरते हैं हम लोग, जो हमारी ज़मीन होती है उसके बदले में हम तौजी भरते हैं, तो उसी तरह राज्य को एक राजस्व दिया जाना होता था, तो उसको कबूल करना होता था। तो वो कबूल करने का भी एक सिग्नेचर हुआ करता था, उसको कबूलियत कहते थे। ठीक है, तो कबूलियत कौन होते थे, तो ऐसे भूस्वामी कबूलियत होते थे जिनके नाम पर पट्टे की ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या है, तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है ना। वज्रयान संप्रदाय जो है उससे संबंधित सिद्ध साहित्य है, और सिद्ध साहित्य में 84 ग्रंथों का उल्लेख है। इसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते थे। और ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वज्रयान संप्रदाय की व्याख्याएं हैं या वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसके कुल 84 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तीन बातें आप इसके बारे में लिख सकते थे। पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो पोलीगर विद्रोह जो है 1799 में मद्रास में शुरू हुआ था। ठीक है, 1799 में मद्रास में शुरू हुआ था और ये 1805 तक चला था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी प्रथम बार नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की। ठीक है, तो कब और किस अधिवेशन में घोषित की, तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस को जनता की पार्टी घोषित किया गया। और जन आंदोलन, जब गांधी भारत आए थे, तो गांधी के भारत आने के बाद जब चंपारण और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसके बाद गांधी ने यह देखा कि जनता की शक्ति के द्वारा ही औपनिवेशिक शक्ति को परास्त किया जा सकता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कांग्रेस के सदस्यता के लिए केवल 5 रुपये फीस रखी, और 5 रुपये की फीस देकर के आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते थे, अधिवेशनों में भाग ले सकते थे और एक सक्रिय नागरिक के रूप में भाग ले सकते थे। ठीक है, तो कांग्रेस को जन आंदोलन या जन 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 की पार्टी बनाने का जो कार्य हुआ वह 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया। ठीक है, तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ, तो तेभागा आंदोलन आपने खूब पढ़ा होगा, 1946 में बंगाल में हुआ किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन था 1946 में बंगाल में हुआ था। कलचुरी कालीन चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया। ठीक है, तो ये मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में युवराज सेन ने करवाया। ठीक है, तो कहीं कहीं युवराज सिंह भी मिलता है, कहीं कहीं युवराज सेन भी मिलता है, तो आप ध्यान रखिए 10वीं सदी में युवराज सेन। राजा भोज द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए, तो राजा भोज के 84 ग्रंथ थे, आपको उसमें से जो भी दो याद है वो लिख सकते थे। पहला लिखना था सम्रांगण सूत्रधार और दूसरा लिखना था युक्ति कल्प तरु और चंपू रामायण। इस तरह के वो बहुत सारे ग्रंथ थे, दो कोई भी लिख के आ जाना था आपने। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 3 मार्कर है तो 3 ही लिखना है, अगर दो पूछे हैं तो आप दो भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना
कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? तो सिपाही बहादुर सरकार की जो स्थापना थी वो सीहोर में 1857 के युद्ध के दौरान जो है, या 1857 की जो क्रांति थी उसके दौरान इसको शुरू किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। ठगी प्रथा का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो ठगी प्रथा का जो दमन था वो अंग्रेज अधिकारी का नाम अगर आए तो ये कर्नल स्लीमैन ने किया था। लेकिन गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में 1830 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपका है, बाईजाबाई का संबंध किस राजघराने से है? तो ये किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। इसमें आप सिर्फ सिंधिया राजघराना भी लिख देते तो आपका उत्तर सही हो जाता। ठीक है। सिंधिया राजघराने से बाईजाबाई का संबंध था। दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी और इन्होंने बेजा ताल का निर्माण भी करवाया था। कई लोगों ने 3 पॉइंट भी इसके बारे में लिखे हैं और कुछ लोगों ने डायरेक्ट सिंधिया रियासत ही लिखा है, तो वो भी आपका सही है, उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आप प्रश्न की अगर डिमांड को पूरी कर रहे हैं तो फिर शब्दों से मतलब नहीं रह जाता कि आपने कितनी लाइन भरी है, कितने शब्द लिखे हैं। आपने प्रश्न की डिमांड को अगर पूरा कर दिया है तो आपको उसमें नंबर अच्छे मिलना तय है। ठीक है। थैंक यू।